अस्सलाम वालेकुम। खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी। इस दौर में रहना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में रहना है तो कोहराम मचा दो। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। मैं हूं आपका होस्ट आरिफ हुसैन और इस वक्त साइतामा जापान से जो है वो सकूरा सीज़न में, चेरी ब्लॉसम के सीज़न में मैं आपसे दोबारा मुखातिब हूँ। हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, आपने देखा होगा हमारे हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ़ अपॉर्चुनिटीज़ का। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, नवीद भाई को मौका दिया, हम यहाँ पे पढ़ने आए। मैं बेसिकली या नवीद जो है, हम कोई बहुत वेल ऑफ बैकग्राउंड से हम बिलोंग नहीं करते। हम एक बहुत पाकिस्तान की लोअर इनकम फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी। तो हमारा ये विजन था, मैंने नवीद भाई से डिस्कस किया कि वाई नॉट, जब हम यहाँ पे हम आ गए हैं तो हम वो तमाम एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करें, उन तमाम चैनल्स को एक्सप्लोर करें जिसके थ्रू मज़ीद पाकिस्तानी, मज़ीद हमारे इंटेलिजेंट पाकिस्तानी, हमारे मेहनती पाकिस्तानी, हमारे हार्ड वर्कर पाकिस्तानी, हमारे दिन रात एक कर देने वाले पाकिस्तानी यहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ पे आके हमने जब एक्सप्लोर किया तो हमें मल्टीपल एवेन्यूज़ नज़र आए कि जिन जिन एवेन्यूज़ से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। जॉब्स के हवाले से हमारा एक व्लॉग हमने बनाया, हमने ट्राई की कि जापान में पाकिस्तानी अगर आना चाहें तो वी आर ट्राइंग कि हम इन मतलब वो तमाम चीज़ें आपके सामने लेकर आएँ जिससे हमारी यूथ यहाँ पे आ सकती है। तो हमारे चैनल पे अगर आप जाएँ तो हमने बताया कि एफएससी के बाद अगर आप आना चाहें तो आप कैसे आ सकते हैं, आप बीएससी के बाद आना चाहें तो कैसे आ सकते हैं, आप पीएचडी करने आए तो आप कैसे आ सकते हैं, आप जॉब्स के लिए आएँ तो उसके क्या क्या पॉसिबल हैं, कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जो यहाँ पे इंजीनियरिंग करवाती हैं, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नॉन इंजीनियरिंग हैं। लेकिन आज इस व्लॉग के साथ मैं आपसे मुखातिब हूँ। ये नाजरीन एक इंतहाई अहम जो है वो व्लॉग है और बड़ी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है मेरे ख्याल में। मैंने क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत कम ऑलरेडी शेयर्ड देखी है। मैं जब फर्स्ट टाइम जापान में पहुंचा था सो देन आई गॉट टू रियलाइज कि यहाँ पे किसी और हमारे तबके के लिए भी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि हमारा इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सेक्शन है, सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है। बल्कि दुनिया के किसी भी कंट्री का असातिज़ा जो हैं, इनके बगैर ना नेशंस तरक्की करती हैं, ना नेशन प्रोग्रेस करती हैं। जिस कंट्री के अंदर उस्तादों की इज़्ज़त होती है वही कंट्रीज़ आगे जाते हैं। मैं इस वक्त जापान में हूँ, तो जापान के अंदर अगर आपको बताऊँ तो बहुत प्रायोरिटी पे रखा जाता है टीचिंग, जो हमारी फैकल्टी होती है। तो आज जब हम मिक्स्ड की बात कर रहे हैं, मिक्स्ड क्या है तो ये प्लीज़ आप हमारा एक व्लॉग देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर डिटेल बता चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊँ कि मिक्स्ड जो एम्बेसी यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है, जो कि जिसका काम है कि डिफरेंट दुनिया के नेशनल्स को जापान में लेकर आना, यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग्स करवाना, उनकी रिसर्च करवाना और देन उनको वापस भेजना उनके कंट्रीज़ में। तो स्टूडेंट्स के लिए तो हमें पता था, हमें पता था कि हम एमएससी कर रहे हैं, मैं पीएचडी करने आया हूँ, मुझे पता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मिक्स्ड जो है वो हमारे असातिज़ा के लिए भी स्कॉलरशिप देता है। यस, सो आज का जो हमारा व्लॉग है वो है कि मिक्स्ड स्कॉलरशिप जो है वो उस्तादों के लिए भी है। आप प्राइमरी में पढ़ा रहे हो, आप मिडिल में पढ़ा रहे हो, आप मैट्रिक को पढ़ा रहे हो या आप एफएससी को पढ़ा रहे हो, इसमें मेरे उस्ताद भी होंगे अगर वो क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हैं। तो मिक्स्ड का एक लेविश किस्म का हाईली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो आपका वेट कर रहा है। मैं ऐसे कुछ टीचर्स को जानता हूं जो इस वक्त हमारे टोक्यो में मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान से आए हुए हैं और जो इस वक्त मिक्स्ड टीचर स्कॉलरशिप पे यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं। तो इसका क्राइटेरिया जो है, मैं क्विकली आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको डिटेल गाइडेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाऊँगा। मेरी तमाम जो टीचर्स इसको देख रहे होंगे, जो मेरे दोस्त भी हैं, बहुत सारे टीचर्स जो इस वक्त पढ़ा रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि अभी आल्दो इसकी डेट्स आनी है, लेकिन अभी से आप अगर बॉल पॉइंट या आप कोई नोट लेके बैठ जाएँ और इस व्लॉग के साथ साथ आप देख लें कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी जब ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होंगे, तो आप अभी से उन पर वर्क करें, अपने आप चीज़ें रेडी करके रखें और एक फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी जो है इज़ वेटिंग फॉर यू इन जापान। अब मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। ये एक्चुअली आपका
अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री है, फॉर एग्जांपल आपने जिस तरह से अक्सर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, उन्होंने एमएस किया हुआ है, अभी वो टीचर्स हमारे भर्ती हुए हैं, या तो अगर आपके पास आपने कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री ऑलरेडी अचीव की हुई है, आप बीएस एमएस हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है, यानी कम्युलेटिव कंबाइंड जो आपका तजर्बा है टीचिंग का वो 5 साल का है, और आप जो है वो आपकी एज 35 साल से कम है, यानी एज 35 साल से कम, टीचिंग का 5 साल का तजर्बा आपको रिक्वायर्ड होगा, और इसके साथ जो है आपके पास एक डिग्री है और आप किसी स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं, खा वो प्राइमरी हो, खा वो मिडल हो, खा वो आपका मैट्रिक हो या एफएससी हो। ये तमाम टीचर, यूनिवर्सिटी के टीचर इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, बाकी तमाम फैकल्टी इसमें एलिजिबल है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, एज और क्वालिफिकेशन और जो भी इसका था एक्सपीरियंस। नंबर 2 में आप आ जाते हैं कि ये आपको कितने महीने का, ये 18 मंथ जो है, 18 मंथ्स का, आल्दो ये आपको डिग्री तो नहीं देंगे लेकिन आपकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन होगी, और यू विल बी स्टडीइंग इन वन ऑफ द हाईली रिप्यूटेड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन जापान। 18 मंथ्स आपको यहाँ पे फुली फंडेड। मेरे दोस्त हैं, एक एंड्रयू हैं, जब उनका कंट्री शायद याद नहीं है, बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो मेरे बने हैं यहाँ पे आके, वो टीचर्स हैं अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो उन्होंने मुझे जब मेरे साथ शेयर किया तो हमसे ज़्यादा टीचर्स को यहाँ पे एक्सपोजर दिया जाता है। आपको जापान एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये इन एंट्री करवाएंगे, आपको दिखाएंगे कि जापान का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी मशहूर है दुनिया में, कैसे जापानीज़ ने यहाँ पे एक्सेल किया है, आपकी ट्रेनिंग्स होंगी, आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, लाइक मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ टीचर्स को यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। सिर्फ आपकी टीचिंग जहाँ नहीं होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, और आपको साथ साथ ये जापानीज़ लैंग्वेज भी कुछ सिखा देंगे, ताकि आप जब अपने मुल्क में जाएँ तो बता भी सकें कि मुझे जापानीज़ भी आती है। आपको अपने एजुकेशन सिस्टम का पूरा ओवरव्यू देंगे और आपको एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी। ये तो है यहाँ पे आके करना है। अब आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ, क्यों आना चाहिए। इनका जो स्टाइपेंड है आप हैरान रह जाएंगे, 1,43,00,000 येन नॉर्मल, और अगर आप टोक्यो या इस रीजन में है तो आपको मजीद जो है तकरीबन 3,000 अलाउंस मिल जाएगा, लाइक 145 और 146, 1,46,000 येन। पाकिस्तान की करंट करेंसी में कन्वर्ट कर ले तो ये 2,20,30,000 तकरीबन आपके PKR बनते हैं, 2,20,000 या 30,000, यानी 2,30,000 पर मंथ। आपको सारे एक्सपेंसेस के अलावा अगर सिर्फ जेब खर्च मिल रहा है तो बहुत बड़ी अमाउंट आप सेव कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपकी सारी एयर फेयर, ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स है दुनिया के अंदर, जो आपके तकरीबन तमाम एयर फेयर, आपका आना आपका जाना आपको मैक्स प्रोवाइड करेगा, आपकी हेडेक नहीं है। नंबर 3, आपकी जो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस तकरीबन यही पे करेंगे, आपकी सोशल सिक्योरिटी यही पे करेंगे। लाइक ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो। आप देखें तो इसके पैसे बहुत ज़्यादा हैं, पैसों के साथ आप दुनिया की उस जापान क्यों होना चाहिए, आल्दो मैंने किसी और व्लॉग के अंदर कवर किया हुआ है, बट क्योंकि अभी टीचर्स देख रहे होंगे तो जापान जो है, जिस तरह आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस मुल्क है, लोग यहाँ पे अपने काम की वजह से पहचाने जाते हैं। ये वो कौम है जिसने काम के बलबूते पे दुनिया में एक नाम पैदा किया है। इनके पास टाइम की बहुत वैल्यू है, एक एक मिनट आप इनके पास बड़ा कीमती है। आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके टाइम वैल्यू का समझ आएगी कि वक्त कितना इंपॉर्टेंट है। फिर आपको जो एक्सपोजर होगा, जब आप टीचर्स यहाँ पे आएंगे तो तकरीबन दुनिया के हर मुल्क से कुछ टीचर्स यहाँ पे आए होंगे, आपका उनके साथ इंटरेक्शन होगा। आप जापानीज़ एजुकेशन सिस्टम में जाएंगे, उनके स्कूल्स को स्टडी करेंगे, तो लाइक, और साथ साथ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये मल्टीपल चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे होंगी। अब आपने जब अप्लाई करना है, मैं आपको टेंटेटिव डेट्स बता देता हूँ कि ये कब होना है, ताकि आपको पता हो। तो ये नॉर्मली जो है ये एंड ऑफ आपका नवंबर और दिसंबर के अंदर अनाउंस होंगे, नेक्स्ट के जाके, यानी ये भी जो नवंबर या दिसंबर आ रहा है इसके अंदर ये अनाउंस होगा टीचर्स का। और आपसे तकरीबन ये स्टार्ट ऑफ फेब तक एप्लीकेशंस लेंगे। एप्लीकेशंस जो हैं उसके अंदर आपने क्या क्या भेजना होगा, अभी मैं डिटेल में नेक्स्ट सेगमेंट में कवर करूँगा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म। मेरी आपसे जो है वो गुजारिश है कि अभी आप उसको प्लीज़ सुने। मैं एक एक सेक्शन को बताऊंगा कि क्या क्या लिखना है, और अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वही हैं जो हमने फिल की हुई हैं मैक्स की। तो आप अभी से जो है वो नोट्स बना के, जो भी आपको लगती हैं कि ये चीज़ें मेरी ऐड होनी चाहिए, आप अभी से वो ऐड कर दें। तो इफ़ यू विल बी एडिंग दोज थिंग्स तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप भेजेंगे इनको। नंबर 2 जो है वो आप एक रिकमेंडेशन लेटर भेजेंगे इनको, उसका भी मैं आपको बता दूंगा, वो एग्जाम्पल इनका मौजूद होता है। और नंबर 3 में जो है आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसे पर्सनल स्टेटमेंट हम कहते हैं, जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं कि मेरा इंटरेस्ट है, उसमें भी हम ये बात करेंगे आके। तो ये 3 चीज़ें जो हैं आपने, और साथ आपने एक हेल्थ सर्टिफिकेट कि आप हेल्दी हैं और आप फिजिकली फिट हैं,
ये 4 चीज़ें और साथ आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने फॉरवर्ड कर देने हैं रिस्पेक्टिव एम्बेसी को। आप पाकिस्तान में फॉरवर्ड करेंगे, ये मैं अगेन बता रहा हूँ, तकरीबन नवंबर या दिसंबर के अंदर। और इसके बाद एम्बेसी आपको फेब के अंदर शॉर्टलिस्ट कर लेगी और इसके बाद आपका छोटा सा बहुत आसान सा एक सिंपल इंग्लिश का टेस्ट होता है जिसमें MCQs बेस्ड होता है। एक पैराग्राफ है, उसके अंदर कुछ वर्ड स्किप हैं, वही जिस तरह हम टिपिकल ऑलरेडी इंग्लिश के मैट्रिक या उसमें करते आ रहे हैं, बहुत ही आसान होता है। और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यू क्लियर करेगा उसके बाद जो है वो उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा जापान के अंदर, आप प्रॉपर स्टडी करने आएंगे। तो ये इसका जो है मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है, कौन कौन अप्लाई करता है, कैसे कैसे करते हैं। अब जो मैंने सेगमेंट्स बताए हैं इसके ऊपर हम वन बाय वन जो है वो डिटेल बात करेंगे कि हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, रिकमेंडेशन फॉर्म क्या होता है, पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है, यूनिवर्सिटीज़ प्लेसमेंट आपने जो लिस्ट बनानी है उसकी। तो ये तमाम चीज़ें एम्बेसी पे भी आ जाएंगी। जब ये अनाउंस होगा हम उस वक्त भी जो है वो आपको बता देंगे। हमारा एक्सप्लोर जापान के नाम से एक पेज है और हम ट्राई करें आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करते रहेंगे जहाँ जहाँ जिन जिन फॉरम से हमें बता सकें। यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको इसके साथ आगाह रखें ताकि हमारी वो कम्युनिटी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, साथीज़ा पर्टिकुलरली मैं खुद क्योंकि एक उस्ताद हूँ, मैं UT लाहौर के अंदर लेक्चर आ रहा हूँ, अभी मैं वहाँ से जो है वो स्टडी लीव पे यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तो उस्ताद एक मकाम रखते हैं मुआशरे के अंदर और पर्टिकुलरली मेरे वो साथीज़ा मेरी जाने कुर्बान उन साथीज़ा के ऊपर जिन्होंने मुझे प्राइमरी में पढ़ाया, मिडिल में पढ़ाया, मैट्रिक में या FSC में। तो बाज़ दफ़ा वो सोच रहे होते हैं कि यार बस हम शायद इधर ही नहीं, तो आपके लिए भी दुनिया के अंदर रास्ते खुले हैं और जापान आपके लिए एक डेस्टिनेशन बन सकता है, आप लाजमी इसके अंदर आएँ। तो अब जो है मेरे ख्याल में काफ़ी सारी हमारे जो है वो ग्राउंड सेट हो चुका है। अब मैं आपको बढ़ता हूँ नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म में दोबारा कह रहा हूँ, प्लीज़ आप नोट डाउन करें, अभी से अपनी चीज़ें आप सेट करके रखें और कोई मसला हो तो हमसे बताएं। अब मैं आपको वन बाय वन जिन सेगमेंट्स की बात की है उन पे हम बात करते हैं। हाँ, तो जिस तरह मैंने आपको बताया था अब बैठ गए हैं हम ताकि आसानी के साथ आपसे चीज़ें एक्सप्लेन हो सकें। तो अब जो है हम एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे, जो कि मैं आपको बता रहा था कि जो क्राइटेरियाज़ उनके 3-4 आपने चीज़ें भेजनी हैं, उसमें सबसे की होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले मैं एप्लीकेशन गाइडलाइंस को मैंने कर लिया है, जो कि एम्बेसी की साइट पे मौजूद भी है, अभी से आप देखना चाहें तो एप्लीकेशन गाइडलाइंस मीन्स कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि उन्होंने जो हमें चीज़ें बताई हैं कि इस तरह फिल करें। हमेशा गाइडलाइंस को पढ़ा करें जब भी इस तरह का हम चीज़ फिल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैक्स्ट का उन्होंने तारुफ बताया है कि ये मैक्स्ट है क्या। ये है जी एप्लीकेशन गाइडलाइंस जापानीज़ गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप फॉर 2020 टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, इसका जो है उन्होंने नाम रखा हुआ है। इसमें जी नेशनलिटी है, उन्होंने बताया कि जिनके साथ जापानीज़ के ताल्लुकात हों, नेशनलिटी से हमारे साथ हैं। एज है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 35 साल 35 ईयर्स से आप बिलो होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। 1-2 दिन भी आपकी एज कम होगी जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो एलिजिबल होंगे आप। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है कि आप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हों या आप टीचर ट्रेनिंग स्कूल के अंदर काम कर रहे हों और उसके अंदर आपका जो है प्राइमरी है, सेकेंडरी है, जिस स्कूल में भी आप काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आप यूनिवर्सिटी फैकल्टी का हिस्सा ना हो। और आपका ये जो अब आएगा अक्टूबर 1, 2021, ये जो अभी आपका आएगा अक्टूबर 1, 2021 तक आपका तजर्बा 5 यानी अगले साल के अक्टूबर तक आपका तजर्बा अगर 5 साल पूरा हो रहा होगा तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। याद रख लें, नेक्स्ट ईयर अक्टूबर, यानी इस दफ़ा अप्लाई आप इस साल करेंगे लेकिन नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक अगर आपका तजर्बा 5 साल बन रहा होगा तो आप अभी से एलिजिबल होंगे। अभी आपका 4 साल होगा, इस दफ़ा अप्लाई करेंगे, अगले साल तक 5 साल हो जाएगा तो आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद जो है आप जापानीज़ लैंग्वेज सीखना चाहें, आप विलिंग हों तो हम होते हैं डेफिनेटली। जब अब हम आ ही रहे हैं तो हम ट्राई करेंगे कि हमें जितनी ये लैंग्वेज यहाँ पे आ जाए। इसके बाद हेल्थ है, तो आपने एक हेल्थ सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया डॉक्टर से वो आपको देंगे, बना के देना होगा कि आप फिट हैं। जापान में आपकी जो है वो अराइवल के बारे में बताया हुआ है। रिक्वायर वीज़ा जो है ये आपको मिल जाएगा। इस तरह कोई नॉन एलिजिबिलिटी वही है कि आप ऑलरेडी मैक्स्ड आपको ना मिला हुआ हो, या आप जो है वो मिलिट्री के एक उसके ना हो, बंदे ना हो, या आप किसी यूनिवर्सिटी के टीचर ना हो। मैंने पता है यूनिवर्सिटी टीचर के लिए ये आप पढ़ लेंगे, मैं ज़्यादा नहीं जा रहा। इसके बाद जो है वो आप वापस जहाँ, इसके बाद आपने वापस भी जाना है, यानी ये नहीं है अक्सर कि आप आएँ और आपके मैं वापस नहीं जाना चाहता, तो आपने स्टार्ट में इनके साथ एक साइन करना है कि मैं वापस जाके मुल्क को जो मैं सीखूंगा वो मैं जाके सिखाऊंगा। यही तो चीज़ होती है जब हम आते हैं। और इसके बाद जो है वो आपने प्लेसमेंट करनी है यूनिवर्सिटीज़ की। मैं आपको बताऊंगा प्लेसमेंट फॉर्म इन्होंने दिया हुआ है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं और हर यूनिवर्सिटी में बताया हुआ है कि ये यूनिवर्सिटी मैथ की है, ये केमिस्ट्री की है, ये फिज़िक्स की है। तो आपने उसमें अपनी फील्ड से रेलेवेंट आप यूनिवर्सिटीज़ टेक करनी होगी। स्कॉलरशिप का पीरियड है, ये आपको पीरियड बता रहे हैं, ये जो है वो आपका 18 मंथ का होता है। इसके बाद जो है वो
आपको बताया जा रहा है स्कॉलरशिप बेनिफिट्स क्या हैं, उसमें जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, काफ़ी अच्छा होता है इनका, टिकट्स वगैरह की हैं। तो ये सारी जो हैं, और ये है जी डॉक्यूमेंट्स, में दोबारा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म है जो भी हम फिल करेंगे, इसके साथ प्लेसमेंट प्रेफरेंस है, ये भी मेरे पास है, ये एप्लीकेशन फॉर्म का हिस्सा है, तभी मैंने एप्लीकेशन फॉर्म ही यूज़ किया था। ये वो है कि जिसमें आपने 4-5 कॉलम्स हैं, तो आप यूनिवर्सिटी वाइज प्रेफरेंस बताएंगे कि मैं स्टार्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो को फॉर एग्जांपल प्रेफर करूंगा, फिर मैं अगर साइतामा में पढ़ रहा हूँ तो मैं साइतामा को प्रेफर करूंगा। तो आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपके पास मौजूद होगी, उसमें ये भी बताया हुआ है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से डिसिप्लिन हैं। तो आपने उसमें से देख के आपने खुद प्रेफरेंस दे देनी है यूनिवर्सिटीज़ की। 5 मेरे ख्याल में प्रेफरेंसेस आपसे मांगी जाएंगी। इसके बाद आपने वो ट्रांसक्रिप्ट्स जो आपकी डिग्रीज़ हैं वो भेजेंगे। इसके बाद आप अपनी जो आप सर्टिफिकेट है कि आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आप वो भेजेंगे। इसके साथ जो है वो आप रिकमेंडेशन लेटर जो मैंने कहा था प्रिंसिपल से बनवा के वो भेजेंगे, और मेडिकल सर्टिफिकेट आपका, और आपका जो है आप जापानीज़ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं कि आप जो है वो मुझे हमें हमें हम वी आर इंटरेस्टेड कि हम जापानीज़ लैंग्वेज को वहाँ पे जाके लर्न करेंगे। तो ये जो है वो आपकी सारी चीज़ें हैं जो आपने गाइडलाइंस में हमेशा देख लेनी है। अब जो है वो इसको जापानीज़ और इंग्लिश दोनों में आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको चाहें तो आप जापानीज़ में भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो आप इसको इंग्लिश में भी टाइप, तो डेफिनेटली इंग्लिश भी हम प्रेफर करेंगे। ये हैं जी गाइडलाइंस। अब मैं आ जाता हूँ, मूव करता हूँ क्योंकि व्लॉग लंबा ना हो जाए हमारा। अब मैं आ जाता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, प्रॉपर फॉर्मल जो है ये मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको मैं ओपन करता हूँ और नाउ विल सी के क्या क्या चीज़ें इन्होंने हमसे मांगी हैं जी। तो एप्लीकेशन फॉर्म है मेरे सामने, इसमें बताया हुआ है जी, ये 2020 एप्लीकेशन फॉर जापानीज़ गवर्नमेंट। ये अच्छा, ये एक चीज़ मैं बता दूं कि जिस साल आप अप्लाई कर रहे होते हैं, आप जापान उससे नेक्स्ट साल पढ़ने आते हैं। यानी अब आप अप्लाई करेंगे 21 में, तो आप 22 में जापान पढ़ने आएंगे। तो जिस साल आप पढ़ने आते हैं, स्कॉलरशिप हमेशा उस साल से बताया जाता है। तो अब जो स्कॉलरशिप आपका आएगा टीचर्स का, वो 2021 का होगा, यानी मैक्स 2021। लास्ट जो मेरे पास लास्ट ईयर का ये 2020 था, यानी 19 में फिल कर रहा था तो मैं 20 में आऊँगा, 20 में मैं फिल करूँगा तो 21 में आऊँगा, तो यहाँ 21 लिखा हुआ होगा। अब जो है उन्होंने बताया कि आप इसको टाइप करें या राइट करें। मेरी सजेशन ये है कि आप इसको टाइप करें, राइट ना करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम लिखते हैं तो ये बड़ा सारा लंबा प्रोसेस होता है। ये एम्बेसी डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, फिर एम्बेसी इनको जापान भेजेगी, तो वो इरेज हो जाते हैं, मिट जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो कोशिश करें ये टाइप, ये जो फॉर्म है ये PDF एडिटेबल है, यानी इस फॉर्म को आप अपने सिस्टम में जब खोलेंगे तो आप उधर ही बैठ के इसको एडिट कर सकते हैं। सो बेटर इज़ कि इसको कभी भी आप प्रिंट करके टाइप ना करें, इसको प्रिंट करके इसको राइट ना करें, हमेशा इसको टाइप करें, ये मेरी सजेशन है। और जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसको आप प्लीज़ जो है वो फॉलो करें। अच्छा जी, अब मैं सेक्शन वाइज बताता हूँ आपको क्विकली। सेक्शन नंबर 1 है जी, इसमें आपने अल्फ़ाबेट के अंदर नाम लिखना है, सर नेम, गिवन नेम और मिडल नेम। तो आपको पता है जिस तरह मेरा नाम है शाह, सैयद आरिफ हुसैन शाह, नाउ माई सर नेम इज़ शाह एंड सैयद आरिफ हुसैन इज़ माई गिवन नेम। मिडल नेम मेरा कोई नहीं है, तो आप अपना देख लें। आप नॉर्मली पासपोर्ट्स पे लिखा होता है या आपको वैसे पता चल जाता है, या इनके हिसाब से अगर इन केस को मिस्टेक हो भी गई है तो बाद में अगर आप सेलेक्ट होंगे तो ये करेक्ट भी करवा लेते हैं। बट कोशिश करें कि अगर आपको पता है तो अपने करेक्ट नाम लिखें। इसके बाद है जी जेंडर। तो जेंडर में आपको पता है जी, आप मेल फीमेल हैं, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं। इसके बाद आपकी नेशनलिटी पाकिस्तान आ जाएगी। जापानीज़ नेशनलिटी नॉर्मली नहीं होती, अगर है तो आप बता भी सकते हैं कि क्या है। इसके बाद जो है वो आपने इसके साथ फ़ोटो लगाना है जो आपका पिछले 6 महीनों में लिया हुआ होगा, और उसकी बैक में आपने अपना नाम और नेशनलिटी लिख देनी है कैपिटल में। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ बताता हूँ। जब मैं एम्बेसी में शॉर्ट लिस्ट हुआ था, मैं PhD के लिए हुआ था, टीचर्स के लिए नहीं था, तो उस वक्त जब मैं अपीयर हुआ था तो जो मैंने तस्वीर भेजी थी और उसके बाद मैंने शायद कुछ हेयर स्टाइल में भी बदल लिया था थोड़ा सा, तो मुझे सबसे पहला काउंटर क्वेश्चन हुआ था कि ये जो तस्वीर है और जो आप है, ये तो आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो कोशिश करें कि पिक्चर आपने वो वाली भेज दी है जो मोस्ट रिसेंट हो, और उसके बाद ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें बालों के साथ, तो बेहतर है, ताकि आपको ज़्यादा सवालात ना करने पड़े जो मुझे आंसर करने पड़े थे। डेट ऑफ बर्थ है, जापानीज़ स्टाइल होता है, आप ईयर लिखते हैं, मंथ लिखते हैं, डेट लिखते हैं। एज आपने बतानी है, मैंने आपको बताया था। अब आपका आएगा एज़ ऑफ अप्रैल 1, 2021, आपकी 35 साल होनी चाहिए। 2021 के अप्रैल तक आपकी एज 35 साल होनी चाहिए। इसके बाद आपने करंट एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है जिससे आप एप्लीकेशन फॉर्म एम्बेसी को भेजेंगे। मैंने बताया था आप इस्लामाबाद में या कराची में भेजेंगे, ये शायद मैं बात नहीं बता सकता था। इस्लामाबाद में हमारी मेन एम्बेसी जापान की, और कराची के अंदर इनका काउंसलेट है। तो आपको जो भी सूटेबल लगे, आप कराची, सिंध और बलूचिस्तान को मेरे ख्याल कराची सूट करता है और बाकियों को शायद इस्लामाबाद करता है, तो इस्लामाबाद भेजेंगे आप। करंट एड्रेस में जो भी था, जिस तरह मैं UT लाहौर में सर्व कर रहा था तो मैंने अपना लिखा था UT लाहौर।
अब इसके बाद आपने लिखना है कि यूर एड्रेस बिफोर डिपार्चर फॉर जापान। अब ये तो है करंट एड्रेस मींस कि उस वक्त आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, आप किसी फॉर एग्जांपल किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जो आप श्योर नहीं है कि आप इधर ही होंगे। वो लंबा अरसा है, मैंने बताया 1 साल आपका प्रोसेस चलता रहेगा आगे जाके, आपने 1 साल बाद आना है, अगले साल आपने आना है। तो अगर आपको लगता है कि आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा तो फिर आपने नीचे और लिख देना है, या अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा एड्रेस यही है जो होगा तो फिर आप सेम एज अबव, दोनों ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। आपका एड्रेस चेंज होगा तो चेंज करें, अदरवाइज सेम एज अबव पे टिक कर दें। ठीक है जी। आप इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है जी फ़ोन नंबर और ईमेल, इसको हम इग्नोर नहीं करना क्योंकि ये वो चीज़ है जिससे आपकी एम्बेसी कोऑर्डिनेट करेगी आपके साथ। फ़ोन नंबर और ईमेल तो वो है जो आपका ओवरऑल चलता रहेगा, जो अब आपने आना होगा, जब आप आ जाएंगे, इवन जब आप वापस चले जाएंगे आपके साथ ये चीज़ें शेयर करते रहते हैं जापान में कि यहाँ पे ये हो रहा है, तो आपने जो है वो इसको इग्नोर नहीं करना। ईमेल सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और ईमेल नॉर्मली हमने कई बनाई होती हैं, मल्टीपल ईमेल्स होती हैं, तो कोशिश करनी है जो आपने सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ईमेल, उस ईमेल को यहाँ पे डालें ताकि जिसको आप ओपन भी करते रहते हैं, आप देखते भी रहते हैं। ये ना हो कि आप शॉर्ट लिस्ट में ईमेल आए और आपको पता ही ना चले, नहीं, ऐसा नहीं करना। तो आपने जो है अपनी शॉर्ट लिस्ट के बाद ताकि आपने डेली, मैं जब मुझे याद है जब मैं कर रहा था या नवीद कर रहा था, तो खासकर अप्लाई के बाद तो डेली सुबह उठ के जो है वो 1-2 ईमेल को जो है वो देखना कि अच्छा जी क्या हो रहा है, ईमेल की ज़ियारत करना कह लें। तो उसके बाद जब वो आती है ईमेल तो बड़ी खुशी होती है। तो आपने भी जो है वो ईमेल, और उन्होंने मेंशन भी किया है कि ईमेल एड्रेस पर्टिकुलरली आप प्रेफरेबली वो करें। ठीक है जी। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो येस एंड नो के अंदर आंसर करने हैं आपने, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, तो इनको आप जो है वो थोड़ा सा देख लें। तो इसके बाद है कि जी 8वां सेक्शन, अब मैं 7 सेक्शन हो गए हैं, ये बेसिक 7 सेक्शन थे इन्फो के, जो हमने बुनियादी अपने तारुफ बताया कि मैं क्या हूँ, क्या क्या करना है, फ़ोन नंबर क्या है। नंबर 8, हैव यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और अ टीचर्स कॉलेज? इफ़ नॉट यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। सीधी सी बात है कि आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने चाहिए या किसी टीचर्स कॉलेज से आपके पास डिग्री हो, नहीं है, नॉट एलिजिबल। नंबर 1, प्लीज़ सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन। अगर तो आपने येस किया होगा तो फिर आप उसके साथ वो डेफिनेटली जो आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन मींस योर डिग्री कॉपी, जो आपकी डिग्री की होगी वो आपने फॉरवर्ड करनी होगी एम्बेसी। ठीक है जी, 1 नंबर क्लियर होगा। 9, सेक्शन 9 है, आर यू करंटली अ टीचर एट प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल और टीचर एट टीचर्स कॉलेज एक्सक्लूडिंग यूनिवर्सिटी। यानी इसको सिंपल कर लें तो यूनिवर्सिटी के अलावा क्या आप कहीं टीच कर रहे हैं? इफ़ यस, ओके, यूनिवर्सिटी के टीचर हैं तो नॉट एलिजिबल। अच्छा जी। इसके बाद अगर आपने किया है कि जी मैं प्राइमरी टीचर हूँ, मैं सेकेंडरी यानी मैं प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक, एफएससी पढ़ा रहा हूँ और मैं यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा रहा, तो इसके साथ आपने उसका भी एक सबूत यूनिवर्सिटी को भेजना होगा। यानी वो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मैंने बताया है, तो उसके साथ आप वो जो मैं लेटर की बात कर रहा था, जो आप अपना एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड का एक लेटर होगा कि जो बनता है कि ये पर्सन जो है सर्व कर रहा है, जो आप बनवाते रहते होंगे, अक्सर आप भेजते हैं टीचर्स, मुझे आइडिया है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जब आप अपना वो एम्प्लॉयमेंट एक रिकॉर्ड सेंड करते हैं। इसके बाद है डू यू हैव अ टोटल ऑफ, अच्छा जी, इसके बाद आपको पता होना चाहिए, जिस तरह मैंने पहले बताया था स्टार्ट में, कि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ऑफ अक्टूबर 2021। 2021 के अक्टूबर तक अब जो एप्लीकेशन आएंगी तो क्या आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है? इफ़ यस गो अहेड, इफ़ नॉट रिजेक्टेड, आप एलिजिबल नहीं है 5 साल के लिए। अच्छा जी, इसके बाद जी तो छोटा सा हमने पाज लेकर हम ट्राई कर रहे हैं ताकि आपको मोर एनर्जेटिक वे के अंदर जो है वो चीज़ें कन्वे करें। अब है जी सेक्शन नंबर 11 कि आपको पता होना चाहिए कि जब आपने यहाँ पे जो रिसर्च करनी है, जो आपको गेन्स होंगी, जो चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे जापान की सिस्टम में, एजुकेशन में, आपने वापस जाके कंट्री के सर्व करना है। अगर आपने नहीं करना, अगर आप कहते हैं जी नहीं मैं तो नहीं आऊँगा, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। तो आपने यहाँ पे एग्री करना है कि मैं वापस आऊँगा, और यही होता है प्लान पाकिस्तान, डेफिनेटली वापस आके मुल्क को हमने जाके सर्व करना होता है। इसके बाद जो है वो आपका सेक्शन नंबर 12 है कि हैव यू बीन अवॉर्डेड अ जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इन द पास्ट? अगर यस तो आप एलिजिबल नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था स्टार्ट में, इंट्रोडक्शन में भी, कि आपको ऑलरेडी अगर मैक्स्ड मिला हुआ है किसी भी कैपेसिटी में तो फिर आप एलिजिबल हो सकता है। आपने बैचलर्स भी यहाँ पे मैक्स्ड पे होती है, हमारा एक ब्लॉग है एफएससी के बाद स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स आते हैं, अगर आपने सपोज बीएससी या कुछ भी यहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। ये सिर्फ वो लोग हैं जो पहली दफ़ा जापान आएंगे, क्योंकि ये बहुत हाईली फंडेड है, तो वो उन लोगों को मौका देते हैं जो नए हो। और इफ़ यू आर अनश्योर प्रीवियसली अवार्डेड फाइनेंशियल एड का
correspondence to a MEXT scholarship or not, please consult in advance with a Japanese diplomatic office. Suppose आप जापान आए हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका पता नहीं वो MEXT फंड कर रहा था, MEXT क्योंकि ये जो इनकी मिनिस्ट्री है, या कोई और कर रहा था, तो अगर आपको श्योर नहीं है तो फिर आप डिप्लोमेटिक ऑफिस जो है इस्लामाबाद या इनको ईमेल करें, उनको बताएं, तो वो आपको क्लियर करेंगे कि आप वो क्या था। इसके बाद है जी 13वां सेक्शन, आर यू अप्लाइंग फॉर एनी अदर, क्या आप किसी और जापानीज़ गवर्नमेंट और MEXT स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसकी फंडिंग स्टार्ट होगी सेम टाइम में जब इसकी फंडिंग स्टार्ट होगी। हो सकता है अब जो टीचर्स हैं उनके पास डिग्री तो है, तो क्या वो अब जिस तरह MEXT आया हुआ है, आने वाला है मास्टर्स के लिए या PhD के लिए, तो क्या वो उधर तो नहीं अप्लाई कर रहे हैं, यानी एट द सेम टाइम आप MEXT मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हो जो उनके अलहदा स्कॉलरशिप है, और आप MEXT टीचर्स के लिए भी कर रहे हो, तो आपको ये भी बताना होगा, यहाँ पे ये क्लियर करना होगा। और आपको अगर येस आप करेंगे कि जी मैं उधर भी अप्लाई कर रहा हूँ और मैं टीचर्स के लिए भी इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आप MEXT सिर्फ एक अवेल कर सकते हैं, आप 2 अवेल नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेटली आप क्लियर करेंगे, और ज़्यादातर मेरे ख्याल में नो ही होता है, लेकिन अगर येस है तो आपको यहाँ पे बताना होगा। और अगर आपने किया है कि जी मैं आज, इफ़ यू आर रिसीविंग और अप्लाइंग फॉर अदर स्कॉलरशिप, अगर आपने अप्लाई कर रहे हैं टू एनी अदर स्कॉलरशिप, तो प्लीज़ आपका जो इसी सेक्शन का 14वें सेक्शन का जो सेकंड 14वें जो आपका सेक्शन है उसका जो सेकंड पार्ट है, उसके अंदर आपने स्कॉलरशिप का नाम भी लिख देना है जो XYZ आपका स्कॉलरशिप है। जिस तरह जायका में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या जो भी स्कॉलरशिप जो जापान में अवेलेबल हैं अगर आप कर रहे हैं, एक चीज़ मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, जापानीज़ लाइक ऑनेस्टी, दे आर ऑनेस्ट एंड दे लाइक ऑनेस्ट पीपल, सो ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद दैम। If you'll be honest with them, you'll be successful. Otherwise, if you'll cheat the system, you'll be straight away rejected. So keep it in mind, ये जापानीज़ की बड़ी नॉर्म है। जितना आप इनके साथ मैं आपको अपनी एग्जांपल बताता हूँ कि when I was applying for PhD and so I got shortlisted in 2 universities at the same time. So both of the universities they asked कि क्या आप कहीं और अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने बड़ा स्ट्रेट अवे बताया था कि यस, एक को बताया था कि मैं उसमें शॉर्ट लिस्ट हूँ, एक को बताया था मैं उसमें हूँ, तो उन्होंने बॉदर नहीं किया, दोनों ने ही मुझे आगे जाके शॉर्ट क्लियर कर दिया, मुझे स्कॉलरशिप दे दी। फिर मैंने एक में मैं आ गया, एक को मैंने रेफ़र किया। तो सेम आप भी ऑनेस्ट रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आ जाते हैं जी एकेडमिक रिकॉर्ड, जो कि इंतहाई अहम सेक्शन होता है और इंतहाई कंफ्यूजिंग सेक्शन होता है फिल करने के लिए। मुझे याद है नवीद के साथ भी शायद ऐसा हुआ, लेकिन मेरे साथ तो कम अज़ कम हुआ था। जब मैं ये फिल कर रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये पता नहीं एलिमेंट प्राइमरी स्कूल क्या है जी, ये फिर लोअर सेकेंडरी स्कूल क्या है जी, ये फिर अपर सेकेंडरी क्या है, ये टर्शरी क्या है। तो क्लियर किया था, तो मैं क्विकली आपके साथ ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। आई होप कि आपको बहुत क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और इंशाल्लाह आप जो है वो क्लियर कर लेंगे, क्योंकि जापानीज़ एजुकेशन सिस्टम इज़ बिट डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। इनके स्लॉट्स डिफरेंट हैं जो हमारे स्लॉट्स हैं उनसे। जिस तरह हमारे पास प्राइमरी 5 तक है, मिडिल 8 तक है, मैट्रिक 10 तक है, FSC 12 तक है, फिर अंडर ग्रेजुएट 4 साल 16 तक है, इनके थोड़े से डिफरेंट है। अच्छा जी, आपके यहाँ पे जो एजुकेशनल सेक्शन है उसमें उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 इसके कॉलम्स हैं। कॉलम नंबर 1 में आपने एजुकेशनल लेवल, ये आपके काम का नहीं है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है जो उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। दूसरे नंबर कॉलम में आपने स्कूल नेम लिखना है। स्कूल नेम मीन्स कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम भी आपका इसी के अंदर आएगा। तीसरा है लोकेशन ऑफ द स्कूल और यूनिवर्सिटी। चौथे कॉलम में आपने बताना है कि आप कब से कब तक पढ़े थे। 5वें कॉलम में आपने नंबर ऑफ़ ईयर्स बताने हैं। और छठे और 7वें कॉलम जो है वो आपके FSC तक, उसमें आप कुछ नहीं लिख सकते, नीचे आप लिखेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। छठा और 7वां कॉलम आपने FSC तक कुछ भी नहीं लिखना, यानी आपका ये ऑलरेडी उन्होंने ब्रैकेट क्रॉस कर दिया है। और जब आप जाएंगे अपने बैचलर लेवल तक, वहाँ पे वो कॉलम ओपन हो जाएंगे, तब मैं आपको बताता हूँ कि उनमें आप क्या क्या लिखेंगे। अब मैं आ जाता हूँ, अच्छा जी क्विकली, इनका है जी प्राइमरी, लोअर सेकेंडरी, अपर सेकेंडरी, टर्शरी जिसको हम अंडर ग्रेजुएट कहते हैं, और फिर ग्रेजुएट, और फिर जो है वो आपका दूसरा ग्रेजुएट। अच्छा जी, हमारे पास क्या होता है, हमारा जो है वो प्राइमरी होता है 1 से 5, फिर हमारा मिडल होता है 6 से 8, मैट्रिक होता है 9 10, FSC 11 12 एंड देन हम आगे टुवर्ड्स करते हैं। अब इनका जो प्राइमरी एजुकेशन है वो नॉर्मली क्या होता है, वो होता है 1 to 6 जो मुझे पता चला है, फिर इनका होता है 7 to 9, फिर होता है 10 to 12। तो इनके ये 3 क्राइटेरियाज हैं बने हुए जापानीज़ एजुकेशन सिस्टम में। तो हमने जो है वो अपने अकॉर्डिंग लिखना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने स्कूल नेम आ जाएगा, प्राइमरी में आपने लिखना है 1 to 5, 5 साल की जो आपकी तालीम है वो आपने पहले रो में फिल करनी है। प्राइमरी में आपने 1 to 5 कवर कर देना है। लोअर सेकेंडरी में आपने 6 to 10 करना है। और आपका जो अपर सेकेंडरी एजुकेशन है, जो सीनियर हाई स्कूल यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने FSC लिखनी है। अंडर ग्रेजुएट में आपने अंडर ग्रेजुएट लिखनी है।
ग्रेजुएट के अंदर जो है आपने मास्टर लिखनी है, और फिर एक और ग्रेजुएट है जिसमें हायर ग्रेजुएट कहते हैं, वहाँ पे अगर आपने कोई और डिग्री भी की हुई है मास्टर के बाद। क्या समझ आई? पहले प्राइमरी जो इनका एजुकेशन है जिनको एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं 1 to 5, लोअर सेकेंडरी एजुकेशन या मिडिल स्कूल 6 to 10, अपर सेकेंडरी एजुकेशन सीनियर हाई स्कूल 11-12, टर्शरी हायर एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट जो आपका 4 साल की बैचलर है, टर्शरी हायर एजुकेशन ग्रेजुएट जो आपकी 2 साल की मास्टर्स है, और आगे भी जो आपकी प्रोसीड करें। अच्छा जी, स्कूल नेम आपका आ गया, स्कूल नेम। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जी मैंने तो जो है वो 2 क्लासेज एक स्कूल में की थी प्राइमरी में, और 3 क्लासेज किसी और स्कूल में की थी, तो मैं यहाँ स्कूल नेम क्या लिखूँ? तो जिस स्कूल में आपने ज़्यादा क्लासेज की हैं वो लिख दें आप। यानी 5 सालों में आपने फॉर एग्जाम्पल 3 स्कूल अटेंड किए हैं, होता है ऐसा, अक्सर लोग मूव करते रहते हैं एक स्कूल से दूसरे में। हो सकता है अगर आपने प्राइमरी जो है वो 3 स्कूलों में की है, तो जिस स्कूल में आपने ज़्यादा साल गुजारे हैं, ज़्यादा अरसा लगाया है, उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर, ये थंब रूल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे। इसके साथ है लोकेशन, तो बड़ा आसान है, स्टेट प्रोविंस, जिस तरह मेरा था जी मेरा प्राइमरी स्कूल था भक्कर के अंदर, फिर मेरा स्टेट प्रोविंस था पंजाब, और सिटी था मेरा भक्कर, आप भी लिख देंगे। अब है जी फ्रॉम टू, यहाँ पे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि जी मुझे तो याद नहीं है, पता नहीं मैंने कब से कब तक किया था। तो ये जो FSC लेवल तक आपने कोई सर्टिफिकेशन जापानीज़ अथॉरिटीज़ को नहीं देनी होती, याद रख लें। यानी FSC लेवल तक आपकी कोई डिग्री आपसे नहीं मांगी जाती। तो आपने कोशिश यहाँ पे जो भी आपके माइंड में, अब जिस तरह मैंने सोचा था कि यार मेरे ख्याल में मैंने मार्च में स्टार्ट किया था 1990, जो भी मेरी एजुकेशन स्टार्ट था 1996 से 7 में। तो आपने जो आपको जहन में आ रहा है कि मैंने सपोज़ मुझे लगता है कि मेरी तालीम जो है ना वो 2004 के मार्च में मेरे ख्याल में मैंने स्टार्ट की थी, वो पहली क्लास। तो वो लिख दें आप इधर मंथ, और आपने ईयर लिख देना है। फॉर एग्जांपल आप 3 आपका मंथ आ जाएगा, और 2004, और एंडिंग जो है आपने तकरीबन वही 5 साल आपने जहन में रखें कि मेरे पूरे हो जाएँ। तो एंड आप चौथे महीने 2009 के अंदर आपने फॉर एग्जांपल प्राइमरी कर ली थी। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, आप इसे वेरिएट भी कर सकते हैं। लेकिन ये बताने का पर्पज़ ये है कि इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, तो आपने बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास आपको पता है मिडिल तक तो वैसे कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती, हमें मैट्रिक में आगे पहला एक सनद मिलती है, जो डिग्री मिलती है। तो ये आपके लिए वो हो गया। अब आ जाएँ जी, और आपके आगे जाएंगे, क्या लिखा आपने? स्कूल नेम, स्टेट प्रोविंस, फ्रॉम टू मैंने आपको बता दिया, और पीरियड ऑफ स्कूलिंग अटेंड 5 साल आपके हो गए। अब आ जाते हैं जी लोअर सेकेंडरी स्कूल की तरफ। यहाँ पे जिस तरह मेरा गवर्नमेंट हाई स्कूल जाफर वाला था, आपका भी कुछ हो सकता है। स्टेट प्रोविंस मेरा पंजाब प्रोविंस था, और सिटी मेरा भक्कर था। अब मैंने गेन यहाँ पे ईयर, अब आपका स्टार्टिंग, आप वो जो प्राइमरी जहाँ पे आपने एंड की है उस अगले महीने में आप इसको स्टार्ट कर दें, और एंडिंग आपकी मैट्रिक की सनद पे लिखा होता है, क्योंकि ये 6 to 10 आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैट्रिक की जगह आप अपनी सनद उठाएं, तो उसके नीचे डिग्री का वो इशूएंस डेट लिखी पड़ी होती है कि ये सितंबर या अगस्त 2000 इसमें आपको इशू हुई। तो एंडिंग डेट आप अपनी मैट्रिक की सनद से देख लें, स्टार्ट डेट वो जहाँ पे आपने प्राइमरी एंड की है, क्योंकि अभी छठी स्टार्ट वहाँ से की होगी, तो अगले महीने में आप वहाँ पे स्टार्ट कर दें। ये भी आपके हो गए 5 साल। अब आप आ गया कॉलेज लेवल, आसान है, जो अपर सेकेंडरी है। यहाँ पे आपने जिस तरह मेरा गवर्नमेंट हाई स्कूल जाफर वाला था, स्टेट प्रोविंस पंजाब था, सिटी टाउन मेरा भक्कर था। अगेन फ्रॉम टू, मुझे अभी फ्रॉम में थोड़ा सा मसला था, मैंने सोचा था मेरे ख्याल में मेरी सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो और 2 मेरे FSC की डिग्री के ऊपर लिखा पड़ा है नीचे, अगर आप जाएँ तो जो सनद है वो आप लिख लें, और 2 ईयर्स अटेंड हो गए। ये तो हो गया मेरे 12 सालों की तालीम मुकम्मल। अब मैं आ जाऊँगा अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तरफ, जो कि टर्शरी या हायर एजुकेशन है। अब इसमें क्या है कि आपने यहाँ पे लिखना है, जिस तरह अब मेरा था यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, स्टेट प्रोविंस पंजाब, और सिटी मेरा था लाहौर। अब यूनिवर्सिटी में भी हमें नॉर्मली स्टार्ट में भी नहीं पता होता कब हुई थी, तो वो आपको बस मतलब स्टार्ट में कोई आपके पास सबूत नहीं होता, डॉक्यूमेंट नहीं होता, लेकिन आपको पता ज़रूर होता है। तो स्टार्ट मेरा जिस तरह नवंबर में हुई थी 2010 में मैंने लिख दी, और एंड मेरा वो मेरी डिग्री पे लिखा हुआ है, मैंने वहाँ से देख लिया था, महीने लिखना था, और इसके बाद ईयर मेरे 4 बन गए थे। अब इसके साथ जो 2 कॉलम मैंने बताए थे नेक्स्ट ओपन हो जाएंगे। इसमें आपने बताना है कि क्या आप ग्रेजुएट हो गए हैं, यानी आप अगर एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट हैं आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट टिक करेंगे, और साथ आप डेट बता देंगे जब आप ग्रेजुएट होंगे, या आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। और फिर आपने बताना है नेक्स्ट कॉलम में बैचलर लेवल, तो बैचलर लेवल ही होता है। तो ये 2 कॉलम ऐड होंगे जो आपके यूनिवर्सिटी एजुकेशन से जाके ऐड होंगे। ये भी आप जब सामने आ जाएगा, तो ये बहुत आसान है। आप ग्रेजुएट हो, आप टिक करेंगे एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट, और आप साथ होप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और आपका इसी तरह आपका मास्टर्स है, और फिर मास्टर के अलावा PhD तो नॉर्मली होती बहुत कम है। तो ये मैं दोबारा बता दूँ, 7 कॉलम है एजुकेशन सिस्टम। मैंने 1, 5, 6, 10, 11, 12, फिर 13 से जो 16 हमारी 4 साल, और अगर मास्टर्स है हमारी मज़ीद। स्कूल नेम मैंने आपको बता दिया, लोकेशन, ईयर एंड मंथ, और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स जो स्कूलिंग अटेंड आपने की है एज़ ऑफ अक्टूबर 2020। तो आपने अब मेरे ख्याल में
यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जिन लोगों ने 2 ईयर्स की बैचलर्स की हुई है वो भी एलिजिबल हैं इसके लिए अप्लाई करने में, क्योंकि असातिज़ा अक्सर हमारे होते हैं ऐसे जो बीएससी करके आए होते हैं। तो ये आप दोबारा चेक कर लीजिएगा, लेकिन दे आर एलिजिबल। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी 4 साल की हो, अगर आपकी 2 साल की भी है ये जो आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो मैंने अंडर ग्रेजुएट बताया, तो वो भी मेरे ख्याल में आप एलिजिबल होंगे। मज़ीद आप प्लीज़ इसे कंफर्म कर लीजिएगा, मैं अभी क्वाइट श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, बट मेरे ख्याल में दे आर एलिजिबल। रिमार्क्स आप अगर लिखना चाहें तो। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये था एजुकेशन सेक्टर हमारा सेगमेंट। अब 16वां जो हमारा सेगमेंट है वो है पास्ट फील्ड ऑफ स्पेशलाइज स्टडी। अब ये जो है ना हमारे 16, 17, 18, बस 16, 17 और 18, 16, 17 मेनली ये हमारे मेन है। और एक और सेगमेंट आएगा जो सबसे की है, जिसमें आपकी एवेल्यूएशन के बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपने बड़े केयरफुली फिल करनी है। अब 16 में वो आपसे बता रहे हैं कि जो आपने पास्ट स्टडी की है, स्पेशलाइज स्टडी की है यूनिवर्सिटी में, या आपने जब स्कूल पढ़ाया है तो कोई अगर आपने कुछ स्पेशल कुछ अचीव किया है तो आप उसको जो है वो लिखें। तो ये आपका जो है, मैं एक पाज लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको इस सेगमेंट पे आता हूँ जी। तो पाज के बाद मैंने बताया था जैसे क्विकली, अब आपने 16वां सेक्शन से बड़ी एहतियात के साथ यहाँ पे फिल करनी होगी चीज़ें। आपने बतानी है पास्ट फील्ड ऑफ स्टडी। जो आपने पास्ट मींस कोशिश करें जो आपने लेटेस्ट डिग्री आपने की होगी, ज़्यादातर अगर आपने वो 4 साल की डिग्री की है तो उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो आपने वो थीसिस लिखा होगा, उसको आप समराइज़ करके यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ अल्फाज यहाँ पे आपने कुछ 4-5 लाइंस ऐड होती हैं, तो आप बेसिकली बता दें टाइटल क्या था या उसका कोई जो भी आपको लगता है। आप देख सकते हैं प्यारा मौसम है, सकूरा सीज़न है और इस वक्त जो है वो यहाँ पे चेरी ब्लॉसम के जो है वो ब्लूम कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये बताएंगे। और इसके बाद 17वें में आपने अगर कोई आपने बुक लिखी है, अक्सर टीचर्स लिखते हैं माशाल्लाह, आपने कोई पेपर लिखा है, आपने कोई थीसिस लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो आपने ये जो 17वां सेगमेंट है इसके अंदर आपने उनको लिख दिया। अगर आपने पेपर लिखा हुआ है तो आपको आइडिया होगा एक पेपर का स्टाइल होता है, एपीए स्टाइल नॉर्मली हम फॉलो करते हैं, जो कि जिसमें हम वो ऑथर का नाम लिखते हैं, फिर कॉमा जाके ब्रैकेट में ईयर लिखते हैं, फिर जिस जर्नल में पब्लिश हुआ है। और अगर आपके पेपर ज़्यादा हैं या बुक्स आपने ज़्यादा लिखी हुई हैं तो आप यहाँ पे मेंशन करके एक सेपरेट शीट भी अटैच कर सकते हैं अगर आपको लगता है, क्योंकि ये स्पेस जो है ये अगर अभी दिखा रहे होंगे तो ये कोई बहुत बड़ी स्पेस नहीं होती, तो आप इस स्पेस को जो है वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये इट्स अप टू यू, छोटी सी स्पेस है अगर ज़्यादा है तो। अच्छा जी, 18वें में आपने बताना है कि आपका करंट ऑक्यूपेशन क्या है। आप जिस तरह एसएसटी टीचर्स होते हैं, टीचर्स के मेरे ख्याल में डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। नेम ऑफ़ स्कूल आपने बताना है जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं। फिर आपने बताना है कि आपका जो स्टेट प्रोविंस क्या है, सिटी टाउन क्या है, और फिर आप कब से पढ़ा रहे हैं। यानी डिपेंड करता है कि आप जितने अरसे से वहाँ पढ़ा रहे हैं। फ्रॉम टू आप मेंशन कर देंगे। फ्रॉम टू अगर आप प्रेजेंट तक है तो आप लिख दें कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अब की डेट डाल दें महीना कि इसी महीने में अभी मतलब मेरी कंटिन्यूएशन है। प्रेजेंट टाइप ऑफ वर्क, यहाँ पे आपने बताना है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं या आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ वर्क के अंदर यू हैव टू एक्सप्लेन कि आपकी ड्यूटीज़ या सब्जेक्ट्स, जिस तरह मैथ्स पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी साथ लिखा हुआ भी है, यहाँ पे आप ये बता देंगे। 19वें नंबर के अंदर जो है अब अच्छा जी, अब आपने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड लिखना है। अब डिपेंड करता है, हो सकता है कोई टीचर जो है उसने 5 साल 5 डिफरेंट स्कूल्स में मुकम्मल किए हों। ज़रूरी नहीं कि एक ही स्कूल की कंटिन्यूएशन है, हो सकता है आप 5, 6, 7 स्कूल्स में रहे हो। तो आपने तकरीबन अपने ये इन्होंने आपको 7 जो है वो स्कूल्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। ये मेरे पास मौजूद है, कैमरा में नहीं दिखा सकता आपको। तो आपने यहाँ पे नेम ऑफ़ स्कूल है, उसकी अगेन लोकेशन है, जॉब कंटेंट है, यानी आपका क्या काम था, पोजीशन क्या थी। तो 7 डिफरेंट स्कूल्स की उन्होंने आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका एक है वेल एंड गुड। आपने फॉर एग्जांपल जिस तरह आपके तबादले होते हैं, पहले फॉर एग्जांपल आप एक प्राइमरी स्कूल में थे, मिडिल में थे, फिर आप साल बाद किसी और में चले गए, तो 7 लेटेस्ट। अब हो सकता है एक बंदा कहे जी मैं तो 10 में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो फिर आप जो 7 मोस्ट रीसेंट होंगे उनको डेट वाइज मेंशन कर दें। सबसे ऊपर जो करंट है आपका, फिर नीचे नीचे चलते हैं। तो 7 आपके पास ऑप्शन है, सेम चीज़ें वो आपसे पूछी गई हैं। इसके बाद टोटल पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ऑफ अक्टूबर, अगेन मैंने आपको बताया 1/2021 आएगा। अब 2021 के अक्टूबर तक इन्हें फिर आपने इनको जमा कर लेना है। ये आपके अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा स्कूल हैं तो इन सारे स्कूलों के आपने सालों और महीनों को इकट्ठा कर लेना है। एंड पे 5 साल मिनिमम आपका होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। अब आ जाते हैं हम जो इम्पॉर्टेंट, जिस तरह मैं सेगमेंट की बात कर रहा था, वो है आपका रिसर्च प्लान इन जापान। रिसर्च यू विश टू कैरी इन जापान। जो आपको मैंने बताया था कि ये रिसर्च एक्चुअली ये भी टीचर्स को रिसर्च ही मेनली करवाने ले आते हैं। तो आपने जो टेंटेटिव प्लान बनाया हुआ है, अगर आप मैथ्स के हैं तो आपने डेफिनेटली कोई मैथ्स की कोई टॉपिक बनाया हुआ होगा। अगर आप केमिस्ट्री के हैं तो हो सकता है आपका कोई केमिस्ट्री का टॉपिक हो। तो वट एवर यू वांट टू कैरी इन जापान, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है, इसके 2 सेगमेंट्स हैं। पहला है रिसर्च थीम।
रिसर्च थीम जो है, इन मोर देन 150 वर्ड्स स्टेट द आउटलाइन ऑफ योर मेजर फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान. दिस सेक्शन विल बी यूज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंसेज फॉर सिलेक्शन. ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है कि ये वो सेक्शन है जो सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी, क्योंकि ऊपर आपको पता है तकरीबन हर कोई फुलफिल कर रहा होगा. अब आपने सबसे पहले रिसर्च थीम लिखना है, किस रिसर्च को आप करने जो है वो आ रहे हैं, और इसको आप कनेक्ट कर लें अगर अपनी पास्ट स्टडी के साथ तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, या आपको टीचर जो आप पढ़ा रहे हैं तो आपका और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. तो ये रिसर्च थीम, रिसर्च के ऊपर जो है ऑलरेडी हमारे चैनल पे आप जाएं, अगर इस वक्त जिस चैनल पे आप ये देख रहे हैं वीडियो, इसी में ही आपको रिसर्च प्लान के ऊपर एक डिटेल लेक्चर मौजूद है, मैंने कवर किया हुआ है, जो मेरे मुताबिक, आई माइट बी रॉन्ग टू, बट जो मेरी सजेशंस हैं वहाँ पे मैंने इनकॉर्पोरेट की हुई हैं कि एक रिसर्च प्लान कैसा होना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो एक रिसर्च प्लान का हिस्सा होने चाहिए. प्लीज़ आप उस व्लॉग को लाजमी देखें, वो आपको मिल जाएगा. मेरे ख्याल में हाउ टू राइट अ परफेक्ट रिसर्च प्रपोजल के नाम से वो पढ़ा है, उसको आप जरूर देखिएगा. रिसर्च थीम आपने लिखना है, टीचिंग फील्ड आपकी जो भी है, रिसर्च थीम कोशिश कर लें इसे पास से कनेक्ट कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी लिखना. रिसर्च थीम के साथ ये रिसर्च प्लान आ रहा है, तो रिसर्च प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर आपको कोई न मिल रहा हो तो आप प्लीज़ हमारा जो एक्सप्लोर जापान के नाम से एक पेज बना हुआ है, या इवन आप यूट्यूब पे नीचे कमेंट करें तो हम आपको उसका लिंक वहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे. तो मैं तभी उसको कवर नहीं कर रहा क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है रिसर्च प्लान, तो उसमें अगर मैं गया तो ये एक लंबा व्लॉग बन जाएगा जो शायद फिर फिजिबल नहीं होता देखना. तो प्लीज़ रिसर्च प्लान क्या होता है, इसके ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर भी आप देख सकते हैं. तो आपने एक टेंटेटिव प्लान बनाना है कि मैं यहाँ पर आके क्या करना चाहता हूँ, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मेरे जो है वो इसमें क्या निकलेगा, जस्टिफिकेशन ऑफ स्टडी क्या होगी, मैं उसको कैसे कंडक्ट करूँगा रिसर्च को. ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने एज इट इज़ फॉलो नहीं करना है, जस्ट वो आपका एक्सपोजर देख लेंगे कि एक बंदे को एटलीस्ट पता है यार रिसर्च. तो रिसर्च वही सेम है जो आपने बैचलर्स में की होगी, वो जो आपने थीसिस लिखा था उसका जो पहला आपने पेज आपको याद हो लिखा होगा, स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी थी, ऑब्जेक्टिव्स थे आपके, जस्टिफिकेशन ऑफ स्टडी थी, डिलीवरेबल्स थे, रिसर्च डिज़ाइन था, सारे सेम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं. मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा, आप हमारे प्लीज़ इसको रेफ़र कीजिएगा चैनल में, मैं आपको लिंक भी फॉरवर्ड कर दूंगा अगर आपको न मिल रहा हो तो. इसके बाद है जी लैंग्वेज एबिलिटी. आपने बता देना है कि जैपनीज़ और इंग्लिश. मुझे याद है जैपनीज़ मुझे नहीं आती थी तो मैंने 0 लिखा था, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका मेंशन किया हुआ है 3 एक्सीलेंट है, 2 गुड है, 1 फेयर है और 0 पुअर है. इंग्लिश आपकी जितनी अच्छी है, ज़रूरी नहीं आप लोग एक्सीलेंट बहुत अबव होता है नॉर्मली, तो कोशिश करें वट एवर आपको सूट करता है. आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश फेयर है, अब मैंने गुड लिखा था तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया. इट डजंट मीन कि मैं एक्सीलेंट नहीं लिखूँगा, सेलेक्ट नहीं करेंगे. कोशिश करें वो लिखें जो आपका जो है वो जो आपको आती है जितनी. इसके बाद अगर आपकी जैपनीज़ लैंग्वेज की क्वालिफिकेशंस हैं वेल एंड गुड, नहीं है तो यहाँ पे लिख दें नॉट. और अगर आपने कोई इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं, टॉफल आइल्स नहीं दिए हुए, तो अदर्स में आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोशिश करें. अगर आपको इंग्लिश नहीं है तो तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ से हमने वो अपनी ग्रेजुएशन की है वहाँ पे हमें ईजिली एक सर्टिफिकेशन मिल जाती होती है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वो आप अदर्स में डालें और साथ आप अटैच भी कर दीजिएगा जब आप एम्बेसी को फॉरवर्ड करेंगे डॉक्यूमेंट्स, अलॉन्ग विद वो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने लिस्ट किए थे उसके साथ आप ये वाला भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा. इट वुड बी गुड फॉर यू. अदर लैंग्वेज अगर आपके पास हैं तो ठीक है. इसके बाद आपके पास है जी जो आपके साथ डिपेंडेंट पर्सन आएंगे, अगर आपके साथ फैमिली आना चाह रही है तो उसकी डिटेल आप देना चाहें तो उनके नाम और रिलेशनशिप बता सकते हैं. स्पाउस अक्सर साथ आती हैं, बीवियाँ, या आप अगर हस्बैंड आपके साथ आना चाह रहे हैं उनकी डिटेल अगर अभी से देना चाहें तो आप दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं. जस्ट उनके नाम, रिलेशनशिप और एज बता देनी है आपने, और उनकी नेशनलिटी क्या है. इसके बाद एमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन पाकिस्तान में आपका कौन होगा इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी, तो वो आप इनकी डिटेल वगैरह बता दीजिएगा. इसके बाद जो है वो आपका जो है वो फ्रॉम और आपका टू है कि जी आपने अगर आपने पास्ट विजिट्स किए हैं जापान के तो प्लीज़ उनको भी साथ आप मेंशन करें. और इसके बाद एंड पे आपने इसको जो है वो प्रिंट आउट करना है, सब कुछ आपने अपने साइन करने हैं और डेट ऑफ एप्लीकेशन डालनी है जिस दिन आपने एम्बेसी को ये फॉरवर्ड करना है. ये 2 चीज़ें आपने याद रख लें, हैंड रिटन करनी है, सिग्नेचर और डेट. बाकी सब कुछ जो है आपने टाइप करना है, कुछ भी हैंड रिटन न कीजिएगा क्योंकि बाज़ वक़्त इरेज हो जाता है, जो है वो आपका गुम जाता है. तो इसके बाद जो है जी तो पाज छोटा सा लिया हमने दोबारा ताकि हम एक एनर्जी के साथ आपके साथ दोबारा कंटिन्यूशन करें. तो जिस तरह मैंने बताया था कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया आपने, उसमें रिसर्च प्रपोजल के ऊपर मैंने ज़्यादा ब्रीफ नहीं किया, उसका मैंने आपको बताया कि हमारे चैनल पे मौजूद है. वैसे आप किसी और से गाइडेंस ले सकते हैं, टीचर से ले सकते हैं, सीनियर से ले सकते हैं, ग्रुप से ले सकते हैं. अच्छा जी, अब इसके साथ जो आपने एक फ़िल करना है वो है आपका प्लेसमेंट प्रेफरेंस फॉर्म, इसे हम कहते हैं. वो फॉर्म ये होता है कि आपने तकरीबन, मैं बताता हूँ कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं अभी चेक कर लेता हूँ. ये तकरीबन आपको ऑप्शन देंगे कि आपने जो है वो फर्स्ट चॉइस, सेकंड, थर्ड, 5 चॉइसेस आपको देंगे.
कि आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ को इनलिस्ट करना है प्रायोरिटी वाइज। जैसे हम प्रेफरेंस देते हैं कि मेरी पहली प्रेफरेंस में मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में हो जाए, सेकंड में मेरा साइतामा में हो जाए, थर्ड में मेरा नगोया में हो जाए, जो भी आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ देनी है। अच्छा, इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब सवाल ये होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मैं कहाँ से प्रेफरेंस ढूंढूँ, या मेरे कोर्सेज़ मैं मैथ्स का हूँ तो मेरी मैथ कहाँ कहाँ अवेलेबल है, किस यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री करवा रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी बायो करवा रही है, या अगर करवा भी रही हैं तो क्या ये जो मैक्स टीचर्स को भी ऑफ़र करेंगे। तो इसकी इन्होंने खुद जापानीज़ एम्बेसी की साइट पे ये लिस्ट अपडेट कर देंगे, अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मिल जाएगी आपको, जिसका नाम है, आप अगर टाइप करें जाके, कोर्स गाइड ऑफ टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट प्रोग्राम। ये आप, मैं दोबारा टाइटल पढ़ रहा हूँ, कोर्स गाइड ऑफ टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट प्रोग्राम, इसका जो नाम है मैक्स का, आप लिखेंगे तो आपको डिटेल गाइड मिल जाएगी। 51 यूनिवर्सिटीज़ हैं जापान की जो कि असिस्ट करती हैं, जो कि टीचर्स ट्रेनिंग, ये जो स्टूडेंट का प्रोग्राम है टीचर्स का, इसके अंदर कोर्सेज ऑफ़र करती हैं। ये अगर पता नहीं, मुझे अब नहीं ना पता कि ना आए नहीं, नवीद भाई दिखा सकते हैं, ये मेरे साथ पास लिस्ट मौजूद है, आई डोंट नो कि विजिबल है या नहीं है। तो ये जो है, इस लिस्ट के अंदर नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी है और कोर्स गाइड का लिंक दिया हुआ है। तो अब जिस तरह सबसे पहले होकाइडो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, आपने उसके सामने उसका URL है, वेबसाइट का एड्रेस है, आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगी लिस्ट, जिसमें लिखा होगा कि इसमें मैथ्स अवेलेबल है, केमिस्ट्री है, इसके अंदर फिज़िक्स है, इसके अंदर लिटरेचर है, इसके अंदर कुछ जो भी वट जो फील्ड्स हैं। तो आपने यहाँ से 51 यूनिवर्सिटीज़ में आराम से बैठ के अपनी इंटरेस्ट की यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढना है। फॉर एग्जांपल, अब मैं लिस्ट डाउन करता हूँ जी, मेरी इबाराकी यूनिवर्सिटी है, और मैंने गुमना यूनिवर्सिटी कर ली, और यूनिवर्सिटी ऑफ तोयामा कर ली, और यूनिवर्सिटी जो है वो शिगा यूनिवर्सिटी, और मैंने कोबे यूनिवर्सिटी। तो ये मैंने 5 यूनिवर्सिटीज़ फॉर एग्जांपल, जो जहाँ मैं मैथ्स का था, मैंने मैथ्स का टीचर हूँ मैं वहाँ पे, और मैं मैथ को करने आ रहा हूँ अपनी फर्दर इम्प्रूव या इनको देखने। तो यहाँ पे आपने इस लिस्ट से देखकर, मैंने लिस्ट का नाम बताया, और इसके साथ ये आपको फॉर्म देंगे, जिस फॉर्म का नाम है आपका प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म। प्लेसमेंट प्रेफरेंस, जिस तरह नाम ही विजिबल है कि ये आपसे आपकी प्लेसमेंट प्रेफरेंस पूछ रहे हैं, नंबर 1 to 1। इसमें आपने सबसे पहले अल्फ़ाबेट में अपना नाम लिखना है, जेंडर लिखना है, नेशनलिटी लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके बाद जो है वो आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखने हैं चॉइस वाइज। पहली चॉइस नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी क्या है, और कोड, वो जो मैंने बताया था कि लिस्ट में कोड भी यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है। वो जो आपकी यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, कोर्स जहाँ ऑफर हो रहे हैं, उसमें हर यूनिवर्सिटी का कोड है 151, 152। तो यहाँ पर आप कोड दे दें। और टीचिंग फील्ड, अब हो सकता है उस यूनिवर्सिटी के अंदर तो वो बहुत सारी फील्ड्स होंगी, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो। तो यहाँ पे आपने जिस फील्ड के अंदर आप उस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं, आपने फर्स्ट कॉलम में यूनिवर्सिटी का नाम, फिर उसका कोड, और थर्ड में उस फील्ड का नाम जो उस यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने इन 5 में नहीं होते तो आप बता दें कि आप जो है वो और किसी यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर स्टडी करना चाहें जो 5 के अलावा हैं। और अगर आप मैक्स के अलावा, अब ये मैक्स ने आपकी नॉमिनेट कर दी है, अगर आप इसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो सॉरी, मैक्स आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपको एप्लीकेशन विदड्रॉ करनी पड़ेगी। मैक्स विल नॉट सपोर्ट योर एप्लीकेशन। मैक्स सिर्फ इन यूनिवर्सिटी के साथ, क्योंकि एक लाइजन होता है, मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं नॉर्मली, तो मैक्स सिर्फ उनको ही सपोर्ट करेगा जो है। तो ये आपका हो गया जो है वो प्लेसमेंट प्रेफरेंस फॉर्म, टीचर्स गाइड आपके साथ आ गया, साथ ये हेल्थ सर्टिफिकेट पड़ा है, ये आपने किसी भी अपने उससे डॉक्टर से जो है इसे फिल करवा लेना है। सिंपल, आपकी आइज़ क्या हैं, जो आपका एक नॉर्मल हमारा फिटनेस टेस्ट होता है वो है। ये मेरे पास रिकमेंडेशन फॉर्म है, अब मैं दिखा नहीं सकता आपको। इसमें आपने क्या करना है, ये भी मैक्स स्कॉलरशिप रिकमेंडेशन फॉर्म है, एप्लीकेंट का नाम है, और इसके बाद रिकमेंडर्स नेम है। रिकमेंडर नेम जो आपका, कोशिश करें अगर आप टीचर हैं तो आप अपने प्रिंसिपल से बेहतर है, जो आपका कॉलेज के या जो स्कूल के या जो आपके जो हेड प्रिंसिपल होते हैं, जो हेड टीचर होते हैं, ये वो फिल करें। इसमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, ज़्यादातर जो है वो उन्होंने क्वेश्चंस किए हुए हैं और आप टीचर ने आंसर करने हैं। तो उससे सबसे पहले टीचर का नाम है, फिर उसका टाइटल टीचर का क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका टेलीफोन नंबर, उसका ईमेल। इसके बाद आपके प्रिंसिपल से, सॉरी टीचर नहीं, आपके प्रिंसिपल जो ये फिल कर रहा होगा जो रिकमेंडेशन फॉर्म, तो उससे उन्होंने कुछ सवाल किए हुए हैं आपके बारे में कि एप्लीकेंट की लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं, जो ये एप्लीकेंट है इसकी ग्रोथ के चांसेस कितने हैं, एप्लीकेंट की सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, करैक्टर कैसा है, आप कैसे स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं नहीं करते। इस तरह के बेसिक सवालात हैं आपके प्रिंसिपल से, और सिग्नेचर प्रिंसिपल करेगा और डेट। तो ये, इसके अलावा किसी किस्म का आपने याद रखना है, हमेशा आपने रिकमेंडेशन लेटर वो यूज़ करना है जो मैक्स ने खुद दिया हुआ है। इसके अलावा आप कोई रिकमेंडेशन लेटर देंगे तो आपका मैक्स अप्रूव नहीं करेगा, नीचे बाकायदा तौर पे मेंशन किया हुआ है। सो ओनली रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइडेड बाय मैक्स वुड बी जो आपका होगा एप्लीकेबल होगा इन दिस केस। सो ये आपका जो रिकमेंडेशन फॉर्म है। अब इसके साथ
लास्ट चीज़ जो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपको साथ अटैच करनी होगी वो है आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या जिसको हम आम ज़बान में उर्फ़ आम में मोटिवेशनल लेटर भी कहते हैं। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है मतलब अब सवाल आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो है क्या। ये बेसिकली एक ऐसे टाइप होता है जो कुछ पैराग्राफ्स पे कंसिस्ट करता है, जिसमें एक्चुअली आप अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं, आप उन इंटरेस्ट्स को बताते हैं जिसने आपको कंपेल किया, मजबूर किया कि आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करें, आप इस कंट्री में अप्लाई करें। मतलब क्यों आप समझते हैं कि आप ये जो प्रोग्राम है या ये जो मैक्स टीचर ट्रेनिंग है आप इसके लिए सूटेबल हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपका अपना बैकग्राउंड इससे कैसे लिंक कर रहा है। और पर्टिकुलरली जब आप वापस आ जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे, तो आपके कैरियर प्लान्स क्या हैं, आप फ्यूचर में कहाँ देखते हैं अपने आप को। जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेलेक्ट हो गए, आप यहाँ पे आ गए, आपने तालीम मुकम्मल कर ली, आप वापस पाकिस्तान चले गए, तो हाउ डू यू सी योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे विजन करते हैं। तो ये होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसकी डिटेल हम भी ट्राई करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मैं नवीद भाई को कहूँगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा 10-15 मिनट का व्लॉग बना लें, बेसिक सेगमेंट्स बता दें कि इसके अंदर कौन कौन से होते हैं। लेकिन अभी क्विकली फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि ये व्लॉग को कंप्लीट करना है, तो मैं आपको ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैराग्राफ पे होना चाहिए या दो सफ़ों पे होना चाहिए, 2 पेजेस यानी। अगर तो आपको बाज़ औक़ात तो स्कॉलरशिप जो कमेटी होती है वो पहले बता देती है कि ये 1 पेज होना चाहिए, तो फिर तो आपने उसी को रखना है। लेकिन मैक्स ने ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ मेरे ख्याल में, तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा ये 2, अदरवाइज़ 1.5 और 1 में भी अगर आप लगते हैं कि आप एक में ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक मैं आपकी पेज की बात कर रहा हूँ। 6 से 7 पैराग्राफ होते हैं। नॉर्मली एक पैराग्राफ 150 से 200 वर्ड का हो सकता है आपका। 6 से 7 पैराग्राफ में यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। और कोशिश करें कि फ़ॉन्ट साइज़ वही जो 12 हम रखते हैं, और स्टैंडर्ड एसओपी जो है ये 800 से 1000 लफ्ज़ का होता है वर्ड। आप जब वर्ड में लिखते हैं तो नीचे काउंट आया हुआ होता है, आप देख लिया करें वर्ड्स का। तो 800 से 1000 वर्ड्स वुड बी एनफ आई गेस टू डिस्क्राइब योर सेल्फ। अच्छा जी, इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेल्फ प्रेज से आपने गुरेज करना है, अपनी तारीफ़ ज़्यादा नहीं करनी। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आई वॉज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट और इस तरह के टर्म्स यूज़ करते हैं, जो कि मैं, क्योंकि आपको बताया मैं टीचर रहा हूँ, मैं पढ़ाता रहा हूँ, मैं रिकमेंडेशन लेटर भी फिल करता था, तो बच्चे लिख के आते थे ऐसी चीज़ें जो कि मतलब आप अभी से अपने आप को अगर एक्सीलेंट प्लेस कर रहे हैं या आप अपनी सेल्फ प्रेज को ज़्यादा लोग अच्छा नहीं समझते होते। कोशिश करें टू दी पॉइंट, फोकस्ड, और वो बातें लिखें जो वाकई हैं, ना कि कोई ऐसी चीज़ें जो ना हों और हम उनको अपनी तारीफ़ के उसमें ले आएँ। तो मैं मेरे ख्याल में सजेस्ट करूंगा कि इसको अगर हम 6 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो ये बहुत बेहतर होगा, जिसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन करवा लें। सेल्फ इंट्रोडक्शन ही होता है, याद रख लें। इंट्रोडक्शन में आप अपनी एकेडमिक इंटरेस्ट, यानी आप स्टार्ट ही उधर से करें कि आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में कैसे डेवलप हुआ, जो फील्ड आप करने आ रहे हैं। या फॉर एग्जांपल मैं मैथ का टीचर हूँ, तो मेरा मैथ में बचपन में से ही मैं ओपनिंग पैराग्राफ को जैसा लिखूँ जो पैराग्राफ रिफ्लेक्ट करे मेरा इंटरेस्ट इन कैलकुलेशंस कि क्या था मेरा, ठीक हो गया। और मुझे फिर किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि मैं इस डोमेन में रहूं और इस डोमेन में मैं फर्दर एक्सेल करूं। तो ये तो हो गया मेरा ओवरऑल जो भी मेरी फील्ड है, केमिस्ट्री है, बायो है, व्हाटएवर। अच्छा जी, इसके बाद अब मैंने क्या करना है, मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड, मेरा अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है कोई, मैंने अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हुई हैं, लाजमी मेंशन करें इसको। इंडस्ट्रियल अगर आपका कोई तजर्बा है, कोई इंटर्नशिप्स हैं, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 लाइन्स में आपकी ये आ जाएंगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने अपना बताया कि मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में क्यों है, मैंने क्या किया, मेरा एक्सपोजर है। अब आपने रिलेट करना है कि वाई दिस कोर्स, ये मैं क्यों करने आ रहा हूँ जापान में, मैं क्यों आऊँगा। यहाँ पे आपने पर्पस बताना है, इसमें क्यों आना चाहते हैं, आपने करिकुलम, और आपने ये भी बताना है कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आप जापान आएंगे तो इस कोर्स में आपकी और डेवलप होंगी। ऑलरेडी आपका इंटरेस्ट था, एक्सपीरियंस आपका इसमें है, फिर जापान आपका कैसे असिस्ट करेगा आपको इसमें फर्दर। आपको पता है टेलरिंग होती है ना, जब हम जहाँ पे जाते हैं ट्रिमिंग होती है, नॉलेज इन्हांसमेंट होती है। तो हाउ डू यू थिंक कि जापान आपको इसमें मज़ीद आपकी वो करवाएगा। और फिर मैंने जिस तरह बताया था, कैरियर गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप ये बताएं कि इस कोर्स के कम्प्लीशन के बाद आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे, कि आप जाते साथ क्या करेंगे, और फिर आपको आप 10-20 साल बाद आप अपने आप को कैसा देखते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि मैं इस फील्ड से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल इस केमिस्ट्री रिलेटेड है अगर, या बायो है, तो मैं कोई लैब ओपन करूंगा, मैं इसमें रिसर्च वर्क पाकिस्तान में बढ़ाऊंगा, मैं जो टेक्निक सीख के जाऊंगा इनको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करूंगा, व्हाटएवर जो भी आपके प्लान्स हैं।
और देन इम्पॉर्टेंट है कि वाई, जिस तरह मैंने बताया था, वाई दिस कंट्री एंड यूनिवर्सिटी, जापान ही क्यों और ये यूनिवर्सिटीज़ ही क्यों जो आपने बताई हैं, इसके बारे में अगर आपको पता है। एंड देन कंक्लूजन आप सम अप कर देते हैं अपने राइटअप को। और इसमें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने एसओपी क्योंकि लिख रहे हैं तो इसमें आपने फाइनेंशियल नहीं लिखना। अब एसओपी में अक्सर लोग लिखते हैं कि आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल अगर आप मुझे फाइनेंस अप्रूव कर देंगे। देयर इज़ नो नीड आपको इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में, क्योंकि ये मैक्स्ट की है, मैक्स ने आपको स्कॉलरशिप देना है, तो इसमें आपने कोई फाइनेंस का जिक्र नहीं करना, मतलब मुझे स्कॉलरशिप चाहिए ऐसा कुछ भी आपने इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं करना। मेरे ख्याल में एसओपी के ऊपर मैं दोबारा कहूँगा नवीद को, क्योंकि अभी ये भी एक इटसेल्फ एक बहुत लंबा डोमेन है, अगर इसमें हम चले जाए तो जिस तरह मैं आपको अगर सम अप दोबारा कर लूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म हमने डिस्कस किया, हमने यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देखी, कोर्सेज ऑफर्ड कौन कौन से होते हैं, प्लेसमेंट फॉर्म हमने देखा, रिकमेंडेशन लेटर और एसओपी, और इसके साथ आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, और इसके बाद आपका जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होगा, आपकी डिग्रीज़ की जो कॉपीज़ होंगी यूनिवर्सिटी की, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपका सर्टिफिकेट है तो वो, और मेरे ख्याल में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे करेंगे, आपने एम्बेसी को भेजने होंगे। एम्बेसी जो है वो तकरीबन 20 एक दिन में शॉर्ट लिस्ट करती है लोगों को, वो आपको बुलाएगी इस्लामाबाद या कराची के अंदर। वहाँ एक छोटा सा आपका टेस्ट होगा, आसान सा टेस्ट होता है। ये भी वो जो रिसर्च प्रपोजल वाला व्लॉग है, प्लीज़ मुझे याद आ गया, उसके अंदर मैंने टेस्ट और इंटरव्यू को भी डिस्कस किया हुआ है। प्लीज़ आप दोबारा रेफर बैक करें, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल समथिंग, जो हमारे चैनल पे मौजूद है, या हमें आप कांटेक्ट करें, हम आपको वो भी दे देंगे। वहाँ पे ये सारी गाइडलाइंस मौजूद हैं कि रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है, और आपने टेस्ट कैसे देना है, इंटरव्यू कैसे देना है, और इसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। और इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे कि कोई पाकिस्तानी, क्या पता आप इस व्लॉग को देखा और आप बताएं कि जी वी गॉट सम असिस्टेंस, तो अब हम इसको कंप्लीशन की तरफ जो है वो लेकर जाते हैं। तो आई होप आपको जो है ये पसंद आया होगा व्लॉग, और आपने देखा जैसा कि वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल मैनर। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी, और जैसा मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम ट्राई करेंगे, सिर्फ ये नहीं, और भी जो पाकिस्तानियों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें हम आ सकते हैं जापान के अंदर और एक्सेल कर सकते हैं यहाँ पे आके। तो टीचर्स क्योंकि हमारे दिल के वैसे बहुत करीब होते हैं, ये टीचर वो मेमार हैं जिसकी वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं, जिसकी वजह से दुनिया में इज़्ज़तें मिलती हैं लोगों को। और टीचर वो एक हमारा सेगमेंट है, सोसाइटी का हिस्सा है, जिनके बगैर कोई कौमें तरक्की नहीं करती। तो कोशिश की है, इसमें मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स के अंदर रिसर्च प्रपोजल को मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, और टेस्ट इंटरव्यू का तो ये एक व्लॉग हमारा ऑलरेडी क्योंकि मैं बना चुका हूँ। तो हम ट्राई करेंगे कि हम यूट्यूब में भी अभी अब जब पोस्ट करेंगे हम पेज के ऊपर भी, तो वहाँ वो वाला लिंक भी दे देंगे ताकि आपके लिए बेहतर रहे, या आप हमसे कांटेक्ट करें और अपनी तैयारी करें वेल बिफोर टाइम। आप अपने आप को रेडी करें, चीज़ें आप बिल्कुल डिटेल में व्लॉग ओपन करें और साथ एक नोटबुक बना के अपनी चीज़ें नोट डाउन करते जाएँ, ताकि जब आपकी एप्लीकेशन ओपन हो तो आप पहले तैयार बैठे हों अपनी चीज़ों को करने में। और आई होप कि इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी, और इन दिनों में घरों में रहें और अपने आप को महफूज रखें और इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करें। स्ट्रेस में आजकल हैं लोग, कैसे टाइम कैसे गुजारें, तो हमने आपके टाइम गुजारने के लिए आपके लिए कुछ चीज़ें ढूंढी हैं जो इफ़ेक्टिव भी हैं, जो आपकी टेलरिंग भी करेंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत सारी और डिटेल्स डालनी हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इन जापान, नॉट ओनली इन जापान। अब हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं या दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, टर्की के अंदर, चाइना के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो हम उनसे भी एक कोशिश करेंगे कि उनको भी कहेंगे कि हमें कुछ वीडियोस दें जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ इन डिफरेंट कंट्रीज़ क्या क्या हैं। और हमें दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा, हमें बहुत सारी दुआएं चाहिए होती हैं आप सबकी। पाकिस्तान का अल्लाह ताला हमें नाफिर हो, और हमें अल्लाह ताला और मौके दें कि हम अपने मुल्क की खिदमत करें। और इन सब तमाम चीज़ों के साथ अल्लाह हाफिज़।